अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आया हूँ। अपनी कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से कोई वीडियो नहीं बना सका और आपके काफ़ी सवाल इकट्ठे हो गए हैं। माज़रत चाहता हूँ कि सवालों के जवाब डिले से दे रहा हूँ। वैसे तो राइटिंग में तो मैं सबको जवाब देता रहा हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं दे सका। तो आप लोग डिमांड भी करते हैं कि मैं वीडियो बना के जवाब दूँ। आज 4-5 सवाल हैं। सबसे पहला आपका सवाल ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेन में आएँ और स्पेन के बारे में मैं ज़्यादा बात करता हूँ। तो स्पेन में क्यों आएँ, किसी और मुल्क में क्यों ना जाएँ? एक तो हम इस बारे में बात करेंगे। दूसरा ये कि आप का बच्चा अगर स्पेन में पैदा हुआ तो उसका क्या फ्यूचर है यहाँ पे? तीसरा सवाल ये है कि असाइलम और अराइगो में क्या फ़र्क है? बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं। हालांकि मैंने दोनों चीज़ों को लादा लादा भी आपको बताया हुआ है, लेकिन आज दोबारा इस बारे में बात करेंगे। एक सवाल ये है कि क्या स्पेन इलीगल लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, जैसे कि बाकी सारे यूरोपियन मुल्क कर रहे हैं? पुर्तगाल रह गया था एक, वो भी डिपोर्ट कर रहा है। इस बारे में बात करेंगे कि स्पेन डिपोर्ट करता है या नहीं करता, और ये इस वक्त तक की बात है, फ्यूचर में क्या होगा उसका हमें पता नहीं है। और आखिरी सवाल ये है कि स्पेनिश पासपोर्ट मिलने में कितना टाइम लगता है। जैसे पहले मैंने कहा है कि इन सब सवालों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब भी सवाल पूछेंगे मैं उसका ज़रूर जवाब देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दूँ। आज वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ और ये भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात है कि स्पेन में क्यों आए, मैं क्यों स्पेन के बारे में इतना ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। खासतौर पे अगर आप उन लोगों में से किसी एक से मिले जिसने अपनी ज़िंदगी के 5-10 साल, और कई लोग तो ऐसे जो 15 साल से यूरोपियन मुख्तलिफ मुल्कों में रहे हैं, बहुत से पैसे भी उन्होंने कमाए हैं, लेकिन किसी यूरोपियन मुल्क ने उन्हें वो चीज़ नहीं दी जिसकी बेसिक उन्हें ज़रूरत थी। वो सिर्फ स्पेन से मिली है उन्हें, और वो चीज़ है स्पेन की इमिग्रेशन। आप जर्मनी में, फ्रांस में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्कैंडिनेवियन किसी मुल्क में रह रहे हैं, बहुत पैसे हैं वहाँ पे। आपकी वेजेस क्योंकि स्पेन से कंपेयर करके बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से काम ऐसे हैं जो 1000-1200, अब मैं लीगल लोगों की बात करूंगा, जो ऐसे काम है जिन पे लोगों को 1000-1200 मिलते हैं। उन्हीं चीज़ों के लिए, उसी सेम काम के लिए आपको जर्मनी में 250 मिल जाता है, 2500 मिल जाता है। उसी के लिए आपको फ्रांस में इतने ही पैसे मिल जाते हैं। अगर आप स्कैंडिनेविया में कर रहे हैं तो कुछ 100-200 फालतू मिल जाता है। लेकिन आपको इमिग्रेशन किसी जगह पे भी नहीं मिलती। पुर्तगाल बहुत अच्छा मुल्क था हमारे लिए, जितने भी गैर मुल्की आते हैं सबको, सबसे ज़्यादा तो आर्टिकल 92 लोगों को पसंद था, लेकिन उसके अलावा भी और भी कई तरीके थे कि आप सेटल हो सकते थे आराम से। इलीगल बंदा आगे अपना टैक्स पे करके वहाँ पे अपनी रेजिडेंसी बना लेता था। बाकी यूरोप के किसी मुल्क में मेरी ये सहूलत नहीं है, इवन स्पेन में भी नहीं है। पहले 2 साल जब आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, आप कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको कानूनी तौर पे काम करने की इजाज़त नहीं है, तो टैक्स तो नहीं पे होगा। लेकिन इसके बावजूद स्पेन वो ही एक मुल्क रह गया, इकलौता मुल्क रह गया पूरे के पूरे यूरोप में जो आपको अभी भी आसानी के साथ इमिग्रेशन देता है। 2 साल आप जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके एंड पे आप अपनी रेजिडेंसी क्लेम करते हैं और स्पेन आपको देता है, एज लॉन्ग एज आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो स्पेन, इसलिए इसको मैं सारी बात करता हूँ कि आप स्पेन में आए, क्योंकि यहाँ पे आपको इमिग्रेशन मिल सकती है, और अभी तक है, फ्यूचर में इसमें भी सख्तियाँ आ रही हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन का स्पेन की इस वक्त की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि रोका जाए इस काम को, और वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान है जो अफ्रीका की साइड से लोग एंटर होते हैं, और लोग बहुत से जराइम कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तबाही मचाई हुई है लोगों ने, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होगा उन्होंने किसी न किसी तरीके से तो करना है। और कुछ ऐसे कल्चर है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, कुछ ऐसे कल्चर है, कुछ ऐसे लोग, हमारे अपने लोग भी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं पैसे आने चाहिए, तरीका क्या भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चंद लोग मिलके पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, वो चंद लोग मिलके पूरी माइग्रेशन कम्युनिटी को ख़राब कर रहे हैं, और उन चंद लोगों की वजह से पाबंदियाँ लगने वाली हैं। तो फिलहाल इस वक्त तक स्पेन ठीक है, आ जाएं, अगर किसी तरीके से आ सकते हैं, अपनी पादरोन या रजिस्ट्रेशन जो भी कहेंगे वो करा लें, तो अल्लाह खैर करेगा, सबकी बनेगी, सबकी रेजिडेंसी बनेगी। जो जो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, 2 साल पूरे करेंगे, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स भी है। तो ये बात होगी कि स्पेन आने के लिए मैं क्यों बात करता हूँ हमेशा।
दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चे स्पेन में पैदा होते हैं उनका क्या फ्यूचर है। पूरे यूरोप के अंदर एक कानून है जो कहता है कि जो माँ बाप का इमिग्रेशन स्टेटस होगा, जो बच्चे नए पैदा होंगे उनके पास भी वो होगा। स्पेन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। स्पेन ये कहता है कि अगर दोनों मियाँ बीवी में से किसी के पास रेजिडेंसी नहीं है, अभी वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 साल पूरे होंगे फिर करेंगे, इस दौरान उनके पास एक बच्चा पैदा हो जाता है। पहले 6 महीने के अंदर, यानी बच्चे के पैदा होने से 6 महीने के अंदर आपने रेजिडेंसी क्लेम करनी है। जब आपको रेजिडेंसी मिल जाए, उस रेजिडेंसी के एग्जैक्टली 1 साल के बाद उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। माँ बाप को नेशनलिटी नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा बात, बच्चे को नेशनलिटी मिलेगी। माँ बाप ने अपने वही 10 साल का इंतजार करना है, पूरे करने हैं, उसके बाद उन्होंने लेनी है। और ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्पेन में है, बाकी किसी मुल्क में भी नहीं है। और ये उसी तरह स्टेटस है जो कोई लीगल लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे भी इसी तरीके से नेशनलिटी लेते हैं। एक ये बात भी समझ आ गई। अगला सवाल ये है कि असाइलम और पाद्रोन में क्या फ़र्क है। असाइलम और पाद्रोन में क्या फ़र्क है, या सवाल इसका भी है कि असाइलम और अराइगो में क्या फ़र्क है। अराइगो आपको ऐसे मिलती है कि आप आगे रजिस्टर होते हैं, आप सबको ये बात पता है, 2 साल इंतज़ार करते हैं, 2 साल के दौरान आप स्पेनिश लैंग्वेज सीखते हैं, जब आपकी लैंग्वेज ठीक होती है उसके बाद आप कोई काम सीखते हैं, काम करते हैं, आपको बहुत से सहूलतें मिलती हैं, मेडिकल वगैरह सब कुछ मिल रहा होता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनकी एजुकेशन भी मिलती है। आप 2 साल पूरे करते हैं, 2 साल के बाद आप अराइगो सोशियल क्लेम करते हैं, आप अपने लिए इमिग्रेशन क्लेम करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं, आपको रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है, आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है, आप लीगली मुल्क से बाहर जाके वापस भी आ सकते हैं। जैसे कोई पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान फैमिली को मिलने के लिए जाके वापस आ सकता है। ये रेजिडेंसी के बाद मिलने की बात है, अराइगो मिलने के बाद की बात है। ठीक हो की बात। अब दूसरी चीज़ क्या है, असाइलम। असाइलम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। असाइलम ये है कि आप आए हैं, आपने कहा जी कि मैं जिस मुल्क से आया हूँ मेरी जान को वहाँ पे ख़तरा है, मज़हब की किसी वजह से, सियासी किसी मसले से एक्सक्यूज़ मी, आप किसी और किसी किस्म की लड़ाई की वजह से, जैसे अफ्रीका से लोग आते हैं, वहाँ पे सिर्फ उनके ख़ास कबीले से ताल्लुक़ होने की वजह से निशाना बनाया जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हम आते हैं, हमारे पास सियासी वजूहत होती हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं, ये सब चीज़ अगर आपके पास सबूत हो और आप ठीक कह रहे हैं तो असाइलम आपको मिल जाता है। इसमें साल से 2-3 साल तक का टाइम लगता है। इसका अगर आपका असाइलम एक्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद आपकी सिटीजनशिप आपको जल्दी मिलती है, आपको 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका नुकसान ये है, जो फिलहाल स्पेशली मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा, जो लोग आ रहे हैं उनका असाइलम एक्सेप्ट नहीं होता। ये कहा जाता है कि वहाँ पे हालात ठीक है। वो अगर 3 साल केस चला है, आपकी पाद्रोन तो 3 साल आपके साथ चल रही है, लेकिन वो आपकी अराइगो के काम नहीं आएगी। जब आपका असाइलम का केस बंद होगा उस तारीख से आपके 2 साल शुरू हो जाएंगे। यानी अगर किसी का खुदा ना खास्ता 3 साल के बाद रिफ्यूज़ हो गया, मुकम्मल सारी अपीलें भी ख़त्म हो गई हैं, 3 साल टाइम पूरा उसमें ज़ाया हो गया उसका, उसके अराइगो के 2 साल उसके बाद आगे से चलेंगे। एक बात होगी। दूसरी बात, वो बच्चे जो असाइलम के लिए आते हैं उनकी उम्र अभी 18 साल से कम होती है, उनको कैंप में रखा जाता है। उस कैंप में अगर वो 2 साल गुजार जाते हैं, यानी 16 साल का बच्चा आया था, 18 साल तक आ गया, या कोई 15 साल का था, तो उसको वो 2 साल पूरे होने के एंड पे सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है और उनको मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, कोई मसला नहीं होता। तो आपको अराइगो और असाइलम का फ़र्क भी पता चल गया। अगला सवाल यह है कि क्या स्पेन लोगों को डिपोर्ट करता है। इस वक्त तक स्पेन किसी इलीगल बंदे को डिपोर्ट नहीं करता, सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट करता है जो जराइम में मुलव्वस होते हैं, चाहे वो किसी मुल्क से भी उनका तल्लुक हो। वरना स्पेन किसी बंदे को, बगैर कागजों वाले बंदे को, अनडॉक्यूमेंटेड बंदे को या इलीगल बंदे को बिल्कुल डिपोर्ट नहीं करता। और अगेन वही बात है कि ये यूरोप का वाहिद मुल्क रह गया है जो किसी को डिपोर्ट नहीं करता, सिवाय उन लोगों के जो जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं, वरना स्पेन किसी को नहीं करता। अगर आप बगैर पेपरों के हैं, वो 2 साल का इंतज़ार अभी कर रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इलीगली रह रहे हैं, तो आप कहीं काम करते हुए पकड़े जाएं या वैसे जनरल पुलिस में कहीं चेक पे पकड़े जाएं, जनरल चेक पे तो खैर वो अमूमन छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं काम करते हुए पकड़े जाएं, चूँकि आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती, तो आपको
एक जुर्माना कर देते 80 से 100 यूरो तक, जो इस वक्त तक मेरे इलम में है। हो सकता है किसी को ज़्यादा भी हो, लेकिन मेरे इलम में 80 से 100 यूरो तक का जुर्माना है, और वो जुर्माना आपने अदा करना है, वरना जब आप अराइगो क्लेम करेंगे तो रिफ्यूज़ हो जाएगा। अराइगो क्लेम करने से पहले पहले आपने वो जुर्माना पे करना है। इसके अलावा ये आपको कुछ नहीं करते, किसी को डिपोर्ट नहीं करते, और सिर्फ पूरे यूरोप के अंदर स्पेन ही है जो अभी तक किसी को डिपोर्ट नहीं कर रहा है। आखिरी सवाल ये है कि स्पेनिश पासपोर्ट मिलने में कितनी देर लगती है? आपकी रेजिडेंसी जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से उसकी डेट ऑफ इश्यू से, जैसे अभी हम 2025 में है, किसी को रेजिडेंसी मिली है 1 जनवरी 2025, 10 साल के बाद यानी 1 जनवरी 2035 में वो क्लेम कर सकता है बंदा अपनी नेशनलिटी, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये है कि आपकी पादरोन जो है वो भी पूरी होनी चाहिए। अगर 1 जनवरी 2025 से आप 1 जनवरी 2035 तक पहुंच गए हैं, यानी 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आपकी पादरोन 2 महीने 4 महीने कम थी, कहीं आप आगे पीछे हो गए थे, बीच में मिसिंग हो गई, यानी आपने रिहाइश बदल ली लेकिन अगली जगह पे आपकी पादरोन नहीं हो सकी, वो 2-3 महीने, कभी 15 दिन एक जगह से लेट हो गया, क्योंकि सिंगल बंदे होते हैं जहाँ पे भी काम मिले चले जाते हैं। अब वलेंसिया से चले गए बार्सिलोना, आपने वहाँ इधर से भी कट गई, उधर से भी आपकी नहीं हुई, बीच में गैप थे, वो 10 सालों में चल के वो फर्ज करें कि वो 2 महीने या 3 महीने बन गए हैं, तो आपको वो 2-3 महीने पूरे करने हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। बात समझ गए? यानी 10 साल प्लस वो 3 महीने, उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी दोबारा वही बात मैं रिपीट करूंगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करेंगे, उसके बाद आपने अप्लाई करनी है, कोई चीज़ उसमें मिसिंग नहीं करनी, वरना आपकी एप्लीकेशन एक तो डिलेड होगी और रिफ्यूज़ होने का चांस है। कभी भी आप अराइगो क्लेम करें, किसी का फैमिली वीज़ा अप्लाई करें या अपनी नेशनलिटी अप्लाई करें, सारी रिक्वायरमेंट्स 100% पूरी करें और किसी वकील के थ्रू अप्लाई कराएं, तो आपका काम जल्दी भी हो जाता है और उसके रिफ्यूज़ होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। तो ये थे आपके सवाल आज की वीडियो में। उम्मीद है कि ये आप लोगों के काम आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी काम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।